मैं केबिन में था तो मुझे ऑफिसर द वॉच ने कहा कि कैप्टन ब्रिज, सबमरीन में अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो कैप्टन रिक्वेस्ट सर आपको तो वो टाइम नहीं होता, हाँ। ये जस्ट से कैप्टन ब्रिज। जब कैप्टन ब्रिज सुना तो मैं भागा, माशाल्लाह मैं फिट था, तो 5 सेकंड 3 सेकंड में मैं ब्रिज पे पहुंच गया। राइट। तो बिल्कुल इंडियन वॉरशिप कोई तकरीबन 1500 गज पे और फ्लैश कर रहा है। ओके। हाँ, फ्लैश कर रहा है, बड़ा बड़ा वो लैंप से। मेरे से पूछ रहा है इंटरनेशनल कोड में, आप कौन है और किधर है? अच्छा। तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बड़ा एक दिलचस्प वाकया है कि मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ड्राइव कर जाओ, अपने आप को भाग जाओ। लेकिन आपके अंदर जो थोड़ी सी बहादुरी है और वो आपका जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो कहता नहीं, अगर तुम ड्राइव कर गए तो 100% श्योर तुम सबमरीन हो तो डेप्थ चार्ज फेंकेगा। अगर आपने ड्राइव नहीं की तो हो सकता है 50% वो बेवकूफ बन जाए। हाँ। तो वी टुक ए चांस ओके। बिकॉज लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क। ट्रू ट्रू। तो बहादुरी, ये जो किस्मत है ना, ये बहादुर और बहादुरी का साथ देती है। बिल्कुल जी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वेल फॉर्चून। तो हमने ड्राइव नहीं किया। ही केम अप टू 800 to 1000 यार्ड। ये 800 यार्ड भी जो है ना समुद्र में बहुत नजदीक होता है। तो कोई मार्किंग शार्किंग उसको कुछ नहीं? और नहीं, वो तो उसने मेरे ऊपर फ्लैश किया एक बड़े एक सिग्नल लैंटर्न से। तो मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो ही गॉट फूल्ड। उसने कहा नहीं ये फिशिंग बोट ही है। हमने बिल्कुल चुप करके, मैं नव, आई हेल्ड माय नर्व, माय डियर इज कमिंग and he would have hit me on the surface, I would have no chance. I kept my nerve. अल्लाह ताला का फजल है, लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र। I kept my nerve. We kept on going around जैसे हम थे। फिशिंग बोट की फिशिंग बोट कोई हमने चेंज नहीं की। सही। तो 800 गज तक आया और वापस चला गया। ओके। वापस चला गया। ओके। तो उसके बाद फिर हम बॉम्बे अपने ओरिजिनल जो एरिया था उस तरफ आए। ठीक है। 2 और 3 दिसंबर की रात को इंडियन फ्लीट जो है वो निकला। मुझे आज तक याद है, 2 बड़े शिप थे और 6 उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो तकरीबन मेरे ऊपर से निकल गया बॉम्बे के बाहर और 290 वो कराची की तरफ आ रहा था। अच्छा। अब उस वक्त तक फायरिंग ऑर्डर नहीं आए थे। ओके। आप अटैकिंग ए वॉरशिप इज एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है। तो मेरा मतलब, मैं जितना भी बहादुर हूँ, मैं ऑर्डर्स के खिलाफ एक जंग तो नहीं शुरू कर सकता। एक कोड वर्ड हमें आता है तो वो आना चाहिए था, वो नहीं आया कोड वर्ड। तो मैंने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया और इनको कहा कि इंडियन फ्लीट आपके कराची की तरफ आ रहा है। तो जब मैंने ये किया तो उन्होंने मेरी पोजीशन पकड़ ली। अच्छा। उनका यहाँ सबमरीन है। अच्छा। तो जब मैं उस एरिया में गया जहाँ पहले था तो फिर वहां तो उनके जहाज नहीं आएंगे। एक तो मैंने रेडियो साइलेंस अपनी पोजीशन दे दी, दूसरी मैं उसी एरिया में गया जहाँ पहले था। तो ये लोग जो है, ये जहाज, ये इसको अवॉइड करके नॉर्थ में, ये जो गुजरात है, मोदी का गुजरात जो है, न्यू हेड, उधर चले जाते। अच्छा। तो मुझे जहाज नहीं मिल रहे थे। तो मैंने फौरन मैसेज बनाया NHO को, रिक्वेस्ट परमिशन टू शिफ्ट द एरिया टू नॉर्थ। तो मैं फिर ये न्यू हेड जो है गुजरात के नीचे, उसमें आ गया और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। NHO ने सवाल नहीं पूछा क्योंकि मुझे पूछना पड़ा था, हो सकता कोई और सबमरीन उसमें हो, कोई और हमारी मेजर सबमरीन हो, फिर एक दो सबमरीनें तो नहीं हो सकती एक एरिया में, तो ये पूछना पड़ता है। बट आई टुक रिस्क, आई स्टार्ट टू गो। तो एरिया मैंने एंटर कर लिया। तो एरिया तकरीबन 6 दिसंबर 7 दिसंबर 8 तक हम उधर ही थे। अच्छा। उनके जहाज थे, यही कुकरी, किरपान और कुथार भी एक था। तो वो शैलो वाटर्स में। ठीक है। अब उनको पता था कि डेफनी क्लास सबमरीन 100 मीटर डेप्थ, वो तकरीबन 350 फीट बनती है 100 मीटर, इससे कम में ऑपरेट नहीं करेगी क्योंकि हमें 30-40 मीटर ऊपर चाहिए होता है जी बिल्कुल। अपनी सेफ्टी के लिए, और 30-40 मीटर नीचे चाहिए होता है। 80 तो ये होगा और 20 और, तो ये हमारी मिनिमम डेप्थ है, बिल्कुल जैसे मिनिमम डेप्थ है। तो वो शैलो वाटर में कर रहे थे। एंड मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन का माइंड पढ़ लें और वो आपका माइंड ना पढ़े तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने समझा कि जी मैं नहीं आऊँगा, बट मैंने हिम्मत की और मेरे क्रू ने भी हिम्मत की। हम 60 मीटर में चले गए। अच्छा। हाँ, मेरा तो रिस्क है। बिल्कुल। और वहाँ जाके वो एक सर्च पैटर्न कर रहे थे। ठीक है। और हंसी की बात आपके लिए? हाँ, मेरे लिए, मुझे ढूंढ रहे थे।
हंसी की बात यह है कि जिस किताब से वो कर रहे थे वो कॉमनवेल्थ की किताब है, वो किताब हमारे पास भी थी। तो हमने 1-2 घंटे लगा के वो पता कर लिया कि कौन सा सर्च पैटर्न कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उससे पहले तो मैं भागता था बैटरी में, मेरी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, मैं वहाँ जाता था, तो फिर तो वो भी जो है उसका लेग हमने कैलकुलेट कर लिया ऐसे करके। और जो लेग पे नीचे आ रहे थे मैं बैटरी बचा के चुप करके बैठा रहा। जब आए दो जहाज, तो जो नॉर्थ पे था शिमाल की तरफ, मैंने उसका नाम था कृपा, पहला टॉर्पीडो मैंने उस पर फायर किया। ओके। टॉर्पीडो होम हुआ, ये होमिंग टॉर्पीडो होता है, ठीक है। उसके नीचे से गया भी सही, लेकिन एक्सप्लोड नहीं हुआ। उसकी वजह हो सकती है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, टॉर्पीडो ज़्यादा डीप जा सकता है, उसे डेटोनेटर एक्चुएट नहीं होता, टॉर्पीडो जो है साउंड एनवलप से बाहर जा सकता है। एनीवे हुआ नहीं। अच्छा। अब आजम साहब, जिंदगी में आपने सीखा है कि अगर फेलियर तभी फेलियर होता है व्हेन यू गिव अप। बिल्कुल सही। तो ये तो फेलियर था बिल्कुल। मैंने कहा यार नहीं एक्सप्लोड हुआ हमारे ऊपर, हर चीज वही चली टेक्स्ट बुक के हिसाब से, एक्सप्लोड नहीं हुआ। तो हमारे ऊपर तो बिल्कुल वो एक खत्म हो गया सब। फिर टाइम नहीं था, कोई फ्यू सेकंड्स, माई सेल्फ और माई ऑफिसर्स इन द ऑफिस रूम, जिसमें मैं नाम लूंगा, मेरे सेकंड इन कमांड अयूब खान साहब थे, मेरे नेविगेटर एडमिरल फसी बुखारी थे, वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत दे। और इसी तरह मेरे टॉर्पीडो ऑफिसर कमोडोर वसीम थे, और मेरे चीफ थे ड्यूटी पे क्या नाम जमील साहब, मेरे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी थे, हमारी ऑफिसर टीम थी। तो हमने क्विक सेकंड डिसीजन ली कि जो दूसरा जहाज हमारा राइट हमारे स्टार्बोर्ड से गुजर रहा है, टर्न करें। ये कुकरी था। अब अल्लाह ने यही लिखा था, कुकरी स्क्वाड्रन कमांडर का जहाज था। अच्छा। कैप्टन बोला तो वो जो पहले वाला था उसने कोई वो अभी मैं बताता हूँ। तो हमने जनाब वाला इसको टर्न करके इसमें फायर किया। ओके। स्टर्न से किया, पीछे से। ओके। तो पीछे इसका एमिनेशन होता है कोई 60 टन, जो कि एंटी सबमरीन जहाज था ना, जो हमारे लिए इसने इस्तेमाल करता है। तो टॉर्पीडो उसके नीचे फटा। there's a tape, there's a huge explosion। जहाज लिफ्ट होके बैक टूट गई उसकी कील, और विद इन अबाउट 2 minutes इट सैंक। अच्छा, जब ये सिंक कर गया तो अब किरपान जो मैंने मिस किया था जी, उसको मेरी पोजीशन का तो पता लग गया। बिल्कुल। देन ही केम टू अटैक मी। ओके। अब सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मेरी पोजीशन पता है, ही वुड हैव गॉट मी। तो सेल्फ डिफेंस में मैंने उसमें एक और टॉर्पीडो फायर किया। ओके। अब होमिंग टॉर्पीडो का डिफेंस यही होता है कि आप अपना कोर्स बदलें और भाग जाएं, रन इट आउट रन करें इसको। ठीक है। तो उसने 35 नॉट्स पे इसको आउट रन करने की कोशिश की, लेकिन गलती ये की कि वो जिग जैग ऐसे करना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड कम हो गई। तो ये टॉर्पीडो उसको भी लगा। ओके। वो हमारे पास है रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने उसको रिपेयर कर लिया। राइट। हर टॉर्पीडो से जहाज तो नहीं डूबता। बिल्कुल सही है। ये तो हो गया, जहाज डूब गया, उनके अपना हुआ, तो आई हैड टू टर्न। अब आप देखें कि मेरी बैटरी नहीं है, लो है, मैं न्यूक्लियर तो नहीं, मैं तो बैटरी वाले सबमरीन है। इनको मेरी यहाँ पे नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँगा कि जो पहले वाक़यात थे ना, पहले की जो सबमरीन्स थी उनमें और आजकल की सबमरीन्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक समुद्र के अंदर नहीं रह सकते थे। जो एडमिरल साहब बात कर रहे हैं कि मैंने इतना मैसिव ऑपरेशन किया और उसके बाद वापस आना, आई थिंक वो ऑपरेशन से बड़ा मार्का था कि आप उनकी बेस से वापस आ रहे हैं, वो ज़रा दोबारा बताइएगा। हाँ, नहीं बेस से तो अभी मैं इधर ही हूँ, अभी मैंने कराची की तरफ रुख नहीं किया। अच्छा। इसमें यह है कि मैं 8-10 घंटे से मेरी बैटरी थी ना, मॉडर्न सबमरीन बैटरी थी, मेरा मतलब है बैटरी पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 टाइप सबमरीन है, ठीक है जी। तो बैटरी तो एग्जॉस्ट हो जाती है। हाँ। अब अगर मेरी बैटरी नहीं होगी तो मैं ऊपर का, तो मुझे बैटरी चार्ज करनी है। हम स्नॉकल करते हैं उसको, कि पूरा सरफेस नहीं करते, 13 मीटर डेप्थ पे आके एक पाइप रेस करते हैं, स्नॉकल इंडक्शन पाइप, उससे हवा लेते हैं और दोनों इंजन चला के बैटरी चार्ज करते हैं। दोनों इंजन 1 मेगावाट डेफनी की मैं बात कर रहा हूँ, और एग्जॉस्ट अपना पानी के नीचे डिस्चार्ज करते हैं। हमारे स्पेशल इंजन होते हैं ताकि हमें नजर ना आए। बिल्कुल सही। ठीक, तो मैं तो नहीं कर सकता था। तो इसके बाद मैंने तो कराची आना था ना ट्रैवल के बाद, तो 3 दिन तक आजम साहब मैं ना बैटरी चार्ज कर सकता था, ना ऊपर आ सकता था, ना नीचे। खाना शाना बंद होता, हमारा एसी भी थोड़ा थोड़ा चलता है, तो बैटरी बचाते हैं। सही। तो तकरीबन 16 या 17 दिसंबर को वापस आ गए। वेरी नाइस। तो ये 3 दिन जो थे, ये बड़े हमारे इम्तिहान के दिन थे। वेरी नाइस। क्योंकि मोराल होता है, सबके बच्चे, फैमिली होती है। वॉरफेयर से हट के ना एक जज्बाती पहलू जो है उसके ऊपर एक आना चाहूँगा।
कोई शहीद होता है बड़ी फौज के अंदर, बॉडी मिल जाती है, घर चला जाता है। एयरफोर्स में भी होता है तो बॉडी पार्ट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन नेवी में बड़ा हार्ड होता होगा। कभी लाइफ के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि आप जाके उन शोधा की फैमिली को मिले, और स्पेशली जिस तरह आपने बताया कि गाजी के जो शोधा थे वो सब आपके जानने वाले थे, आपके साथ काम किया हुआ था उन्होंने, तो वो थोड़ा सा आप बहुत ठीक कह रहे हैं। इफ़ यू रियली आस्क मी कि व्हाट वाज द सैडेस्ट डे और वन ऑफ द सैडेस्ट डेज इन माय लाइफ, ये वो दिन था कि जब गाजी की सिंकिंग कंफर्म हो गई और मैं और हमारे कौम साहब एडमिरल न्याजी और सब विडोज को जाके उनके घर में बताना पड़ा कि योर हस्बैंड इज नो मोर। अब साइकोलॉजिकल सबमरीन जब होती है तो ये तो बॉडी 100% कुछ नहीं मिलती, सफिशिएंट वार में फिर मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इधर नहीं, फिर भी मोस्टली बॉडीज नहीं होती जो कैजुअल्टीज नेवी के समुद्र में होती हैं। तो वो आप इमेजिन करें कि एक बीवी का, एक माँ का, एक बहन का सब रिएक्शन होता है कि बॉडी की तरह, एक साइकोलॉजी। हम कहते नहीं है, तो कई दफ़ा हमने उनकी बातें भी सुनी। ये एक बहुत उदास दिन था मेरे दोस्त भी थे, तो अपनी इन लेडीज़ को, कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, कोई बेटियों की तरह है, इनको बताना ये बहुत अफसोस था, और उनके गम में शरीक होना और फिर उनको दिलासा देना, ये सैडेस्ट डे था। अभी तक कई हमारी बड़ी कॉमरेडशिप होती है, उसकी वजह ये होती है आसम साहब कि इन सब ने सबस वी लिव टुगेदर एंड वी डाई टुगेदर। कोई ये नहीं कि एक बच के आ जाएगा 99%, तो उसमें एक बड़ी कॉमरेडशिप और एक बड़ी दोस्ती और एक ख़ानदानी, मेरा मतलब है नेयरनेस, वो हो जाती है। अभी तक वो, अभी मेरे कमांडर सफ़र थे, उनकी जो बेवा थी लाला, उसकी डेथ हुई। आई वी स्टिल वांट शी हैड गॉन अगेन, सम विडोज मैरी अगेन। अभी परवेज़ हमीद जो मेरे नेविगेटर थे, उनके एक्सो थे, अभी वो हाजी के डे में वो कराची चली गई है, शी इज़ ऑन व्हील चेयर, शी ऑल्सो केम। तो वी कीप इन टच, ये कॉमरेडशिप होती है आखिरी वक्त तक। बिल्कुल, ये बड़ी जो है ना आपने खूबसूरत बात की है कि आप जो इकट्ठा सफ़र करते हैं, आप एक फैमिली की तरह चलते हैं। और जो आपने मार्का बताया, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा मार्का कंसीडर किया जाता है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा की फैक्टर एक आम व्यूअर और एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने देखा, वो आप लोगों के अंदर एक हार्मनी थी, आप लोगों के अंदर एक जज्बा था, अब सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। सो ये इट्स टफ। मूविंग ऑन एडमिरल साहब, कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की तरफ आना चाहूँगा। अभी करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान नेवी की, और इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। कि जो नेवल वॉरफेयर है उसके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि शिप्स इंडक्ट हो रही है चाइना से, टर्की से, फ्रांस से, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? मैं बड़ी एक ईमानदारी से बात करूंगा कि मैं तो रिटायर हो गया कोई 25 साल पहले, लेकिन पिछले तकरीबन 15 साल से नेवल लीडरशिप जो थी, इंक्लूडिंग ऑल द चीफ्स, आई थिंक दे हैव डन ए रिमार्केबल जॉब। ओके, वी आर ए पुअर कंट्री एंड दे मैनेज फंड्स एंड नेवी की एक्सपेंशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गई है। गुड। सर्विस प्लेटफॉर्म हमारे कभी नए नहीं थे, हमेशा सेकंड हैंड, वो नए एडिशन हो गए हैं। अच्छा। उसके साथ नए हवाई जहाज, नए हेलीकॉप्टर भी, नया इक्विपमेंट भी, और नई साबरें भी हम चाइना से ले रहे हैं। अभी तो जो आउट हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आई थिंक the leadership has really done well. Good. अब मेरा इंटरव्यू होते रहते हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ आजकल के जो हमारे लड़के हैं कि देखो बेटो, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये जो आपको मिला है ये कौम का खून और पसीना है। सही। तो मैं एक ही उनको नसीहत देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है इनको सेफ रखो, पीस टाइम में ट्रेनिंग करो, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना लो, ये आप सेफ रखें, इनको बचाएं, इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये कौम का खून और पसीना है, कौम की अमानत है। हाँ, जब जंग आए तो फिर रिस्क लो। सही। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेवी इज़ अ क्वाइट सर्विस, वो ज़्यादा ब्रैग नहीं करती है। वी डन वेल, बल्कि इंडियंस को थोड़ी सी तकलीफ है हमारे एडवर्सरी को, क्वाइटली कर दिया। नेवी इज़ इन गुड हैंड्स,
the leadership is very good, it has been very good, and they have managed funds, but we do realize that this is the poor country's amanat, and we should really act accordingly to safeguard this trust and this amanat. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सर, एक पैगाम जो हमारे नौजवानों को आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से. एक तो मैं मजाक पे नॉर्मली करता हूँ, वो भी कोई बात नहीं, इतना मैं सीरियस नहीं हूँ, हम जो कर लेते हैं, जब चार्ज भी पड़े तो मजाक कर लेते हैं. एक किसी स्कूल में मेरे से पूछा था तो मैंने हंस के कहा कि बेटे, एक एडवाइस तो मैं तुम्हें ये दूंगा कि सड़कों पे ज़रा स्लो हो जाओ और दफ्तरों में तेज़ हो जाओ. तो बड़े हंसे. देखिए जी, सबसे पहले मैं एडवाइस अपनी जनरेशन को दूंगा कि आई डू फील दैट बिटवीन elder people and the younger there is a bit of a disconnect जिसको कहते हैं. अब मेरी जनरेशन जो थी वो डिसिप्लिन वाली जनरेशन थी कि जो दादा ने कह दिया वो ठीक है, जो नाना ने कह दिया वो ठीक है, जो वालिद साहब ने कह दिया ठीक है, जो अम्मी ने कहा थोड़ा बहुत हम आर्गूमेंट कर लेते थे, लेकिन बाकी वालिद साहब वगैरह नहीं करते. तो मैं अपनी जनरेशन को भी ये बताता हूँ कि यार वो दिन चले गए. सही सही. अभी जो ये है, they don't want and they should not, with all this education, when the knowledge is doubling every 6 months. Yes. आप कैसे एक लड़के को बता सकते हैं do this? No. They need reasoning. Yes. They need why. They want to go in depth. Yes. This is where I think हमारी जो older generation है थोड़ा इसमें मार खाती है कि वो सिस्टम वही नहीं होना चाहिए. आजकल जनरेशन needs counseling. उनको नसीहत करें, उनके साथ डिबेट करें, उनके साथ रीजनिंग करें, वो मान जाते हैं. मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ. मैं F73 इस्लामाबाद रहता हूँ, वहाँ गोल मार्केट है, हमारे रेस्टोरेंट वगैरह है और एक पार्किंग है. राइट. तो ये यंगस्टर आते हैं, मैं उसको कार खैर लुक आफ्टर करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. हमने भी एंजॉय किया. तो यंगस्टर आते हैं, लेट देम सिट, हैव अ कॉफी, दिस दैट, कोई ऐसी बात. तो मैं उसको रोक, तो ये पार्किंग फुटपाथ में कर देते थे, पार्किंग में नहीं जाते थे. तो हमने पुलिस बुलाई, तो जनाब झगड़े वगड़े हो गए, नहीं चला. को वो पुलिस सोल्यूशन करते थे. फिर मेरे जैसे चंद सीनियर सिटीजन, हमने 2-2 घंटे ड्यूटी की. अच्छा. तो जब बेटा चढ़ाते फुटपाथ तो मैंने ऐसा कहा, मैं कहा बेटे मैं फलां हूँ, तुम फुटपाथ पे क्यों चढ़ाते हो? तो अंकल आई गेट थ्रिल. तो मैंने कहा यार मैं भी जवान था तो हम थ्रिल फुटपाथ में कोई और जगह से कर लो, ऐसा कर दिया. तो हमने जब से पुलिस, मैं कहने का ये मकसद, जब से पुलिस वहाँ से निकाली, यंगस्टर को काउंसलिंग दी 7 दिन 10 दिन 1 महीना. आप कभी जाएं आसम साहब, 99.9% नो पुलिस, नथिंग एट ऑल. स्ट्रीट 8 गोल मार्केट, शालीमार पार्क, एवरीबॉडी पार्क्स लाइक यूरोपियन स्टैंडर्ड इन द पार्किंग. आप जाकर देखें. That is very good counseling. तो ये मैंने सबक सीखा. मैंने कहा वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पुलिस सोल्यूशन टू अ पर्सन who's masters. Yes. He is IT specialist. He is PhD. और पुलिस वाला उसको वही बताएगा ना, ओए उतर कर. तो it's not the fair. Yes. So लुबे लुभाव ये है कि आजकल की जो यूथ है, they need counseling. Right. They need debating. Right. They need reasoning. और वो मान जाते हैं. बिल्कुल मान जाते हैं. तो आप ये 1940 वाला मॉडल उन पे ना करें. ये हमारे लिए भी लेसन है. उनको भी ये है कि भाई जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं तो आप उनके साथ भी डिबेट कर सकते हैं, कई करते हैं और मैं करता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ द ग्रेट लेसन एंड दैट इज़ द लेसन आई हैव रिसीव्ड माई सेल्फ.